어떤 겁니까? दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कोरियाई सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सच में दोस्तों, कोरियाई सस्पेंस मूवीज का कोई जवाब नहीं है। शुरू से लास्ट तक कहानी एकदम अलग बेस पर होती है, लेकिन क्लाइमेक्स में जब असली कातिल सामने आता है तो दिमाग के तार खुल जाते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पब्लिक टॉयलेट से, जो पूरी तरह से सील कर दिया गया था क्योंकि वहाँ एक लाश मिली थी। अब क्राइम सीन पर हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था हारू। इंस्पेक्टर हारू देखता है कि किलर ने कांग नाम के एक आदमी को मारकर उसकी लाश वहीं छोड़ दी थी। इसके बाद बॉडी की पोजीशन, उतरे हुए कपड़े और पास में पड़े हथौड़े को देखकर हारू अंदाजा लगाता है कि किलर ने कांग का रेप करके हथौड़े से मारा होगा। साथ ही लाश के मुंह से हारू को एक डायरी का फटा हुआ टुकड़ा मिलता है जिसमें 10 साल पुरानी तारीख लिखी होती है। आगे पुलिस स्टेशन में ऑफिसर माइलो बताता है कि विक्टिम का नाम कांग था, जिसकी हाल ही में शादी सूजी नाम की लड़की से हुई थी। इसके आगे वो बताता है कि मर्डर के दिन कांग रोज की तरह अपने ऑफिस गया था, लेकिन रात को वापस नहीं लौटा। और लाश की खबर हमें आज सुबह 4 बजे एक अनजान शख्स के कॉल से मिली, जो कॉल एक पब्लिक बूथ से की गई थी। लेकिन अभी तक उस आदमी का पता नहीं चल सका जिसने वो कॉल किया था। साथ ही सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध नहीं दिखा, यानी अभी तक कोई सस्पेक्ट नहीं मिला है। वो बताता है कि कांग ने कई लोगों से कर्ज लिया था, इसलिए मर्डर पैसे से भी जुड़ा हो सकता है। तभी इन लोगों का इंचार्ज, जिसका नाम हैरी है, वो हारू को जगाता है। हारू बताता है कि कांग के मुंह से 10 साल पुरानी डायरी का फटा पन्ना मिला है। अब ये सारी डिटेल्स जानने के बाद हैरी, माइलो और हारू को टीम बनाकर कांग के दोस्तों और परिवारों से पूछताछ करने का आदेश देता है। अगले सीन में हम हारू और माइलो को मिस्टर हान के ऑफिस में देखते हैं। असल में मिस्टर हान फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं और कांग उनके ऑफिस में ही काम करता था। मिस्टर हान बताते हैं कि कांग अक्सर लोगों से पंगा लेता था और हम दोनों 10 साल पहले जेल में मिले थे, क्योंकि हम दोनों आर्मी में थे और हमने जेल में भी काम किया था। इसके बाद हारू मिस्टर हान को कांग के मुंह से मिला कागज का टुकड़ा दिखाते हुए पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि कांग का जेल में बर्ताव कैसा था, और ये कागज हमें उसके पास से मिला था। तो मिस्टर हान कहते हैं कि कांग जेल में भी अपने जूनियर्स को अक्सर बुली करता था, और उसके ऐसा कहते ही मूवी अब फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में कांग जेल में ऑफिसर्स माइकल, लुइस और शिन को पीट रहा होता है। पहले वो माइकल से पुलिस आईडी पूछता है और लुइस की ओर बढ़ता है, और फिर जब लुइस अपनी आईडी बताता है तो कांग उसे जोर से लात मारता है। अब दूर खड़ा जेलर ये सब देखकर भी चुप रहता है, लेकिन तभी मिस्टर हान जेल में ज्वाइनिंग के लिए आते हैं, जिन्हें आते ही कांग के बारे में पता चल गया था। फिर अगले सीन में मिस्टर हान माइकल के साथ होते हैं और उसे कांग की शिकायत करने को कहते हैं, लेकिन फिर भी माइकल कांग के डर के मारे चुप रहता है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ मिस्टर हान बताते हैं कि जेल में कोई ऑफिसर ऐसा नहीं था जो कांग के खिलाफ बोल सके, क्योंकि सभी उससे बहुत डरते थे। वो कहते हैं कि कांग मेरी तरह आर्मी ऑफिसर था, इसलिए मैं भी उस वक्त सख्त फैसला नहीं ले सका। इस तरह अब मिस्टर हान से जांच के बाद हारू और माइलो पुलिस डिपार्टमेंट लौटते हैं। यहाँ हारू अपने इंचार्ज हैरी को बताता है कि कांग जेल में ऑफिसर्स को बुली करता था और बाहर भी ऑफिस में झगड़ा करता था, यानी कांग के मर्डर के सस्पेक्ट्स कई हो सकते हैं। जिस आदमी ने लोगों को इतना परेशान किया हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने उससे अपना बदला निकाला हो। तभी इतने में ऑफिसर जेम वहां आ जाता है और बताता है कि कांग ने जेल में जिस लुइस को बुली किया था, उसने 10 साल पहले खुद की जान ले ली थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये आज तक पता नहीं चल पाया। इसलिए अब अगली सुबह हारू और माइलो मिस मैरी यानी लुइस की माँ से मिलते हैं, जहाँ मैरी बताती है कि मैंने अकेले लुइस को पाला था और तब से मेरी आर्थिक हालत खराब थी। साथ ही अब भी मैं कुछ ज्यादा नहीं कमाती और हाउस हेल्प का काम करती हूँ। आगे लुइस की मौत के बारे में वो कहती है कि मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। मैंने तो खुद कई बार सच जानने की कोशिश की, लेकिन मैं आज तक सच नहीं जान पाई कि आखिर उसने खुद को क्यों मारा। अब ये सुनकर हारू कहता है कि हम कांग के मर्डर केस को सॉल्व कर रहे हैं, न कि आपके बेटे के खुद के मारने के केस को। इसलिए आप हमें बस कांग और लुइस से जुड़ी हुई बातें बताएं। लेकिन मैरी के हिसाब से वो पहली बार किसी कांग का नाम सुन रही थी, इसलिए वो उन दोनों को कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर इस पूछताछ के बाद हारू और माइलो कार में होते हैं और तभी हारू को हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर कांग की मौत से जुड़ी अपनी पहली रिपोर्ट बना रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें कांग की डेड बॉडी दिखती है, जहां वो डॉक्टर पुलिस को बताता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो समय लगेगा कि कांग को किसी 6 फीट लंबे इंसान ने मारा है,
वो ये भी कहता है कि पहली नजर में कांग का मर्डर किसी रेप जैसा लगता है, लेकिन असल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे किसी लंबी चीज को डाला गया है। और ये सब तब हुआ जब कांग बेहोश था, यानी काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि उसके ऊपर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल हुआ होगा। अब पुलिस को आगे की रिपोर्ट से ये कंफर्म हो जाता है कि कांग की बॉडी में एनिमल एनेस्थीसिया पाया गया था। इसके बाद अगले सीन में हम डॉक्टर माइकल को देखते हैं। जी हाँ, वही माइकल जिसको कांग अक्सर जेल में बुली किया करता था। हम देखते हैं कि जेल से रिटायरमेंट के बाद वो अब जानवरों का डॉक्टर बन गया है। अब हारू और माइलो उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर माइकल उन्हें कांग के बारे में बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि जेल में कांग ने उसे बहुत बुली किया था, इसलिए वो उससे जुड़ी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना नहीं चाहता था। लेकिन हारू उससे कहता है कि जवाब तो तुम्हें देना ही होगा, क्योंकि कांग की बॉडी से एनिमल एनेस्थीसिया मिला है। अब बताओ, तुम एक जानवरों के डॉक्टर हो, कांग के अंदर भी वही दवा मिली है जो तुम इन जानवरों पर इस्तेमाल करते हो, तो आखिर तुम पर शक क्यों ना किया जाए? इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारा सहयोग करो, नहीं तो फिर हम तुम्हें सस्पेक्ट मानकर कार्यवाही शुरू कर देंगे। अब ये सुनकर माइकल सहमत हो जाता है और बताता है कि कांग सड़क पर घूमते हुए किसी आवारा पागल कुत्ते की तरह था, जिसे जो भी रास्ते में मिलता था वो उसे बुली करता था। और इस तरह से जेल में उसके कई दुश्मन थे, हर आदमी उससे परेशान था, खुद स्टाफ भी। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि जेल में नहाने के दौरान माइकल लुइस से साबुन लगाने में मदद करने को कहता है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो इन दोनों को अलग होने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर कांग आ जाता है, जिसे देखकर हान उसे लुइस और माइकल को सबक सिखाने को कहता है। इसलिए अब कांग सीधा लुइस के पास जाकर उसके ऊपर यूरिनेट करता है और सेक्सुअली उसे परेशान करने की कोशिश करता है, जबकि ये सब देखकर हान को मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी माइकल इस चीज का विरोध करता है और आखिर में लुइस को अपने साथ वहां से ले जाता है। ये देखकर अब हान कांग को अपने पास बुलाकर उन दोनों के बारे में कुछ बातें करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को कांग छत पर लुइस और माइकल को बुलाता है और फिर उन दोनों को बहुत पीटता है, खासकर लुइस को। फिर बाद में हम देखते हैं कि माइकल लुइस के लिए चाय लाता है और उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हारू माइकल को वही डायरी का टुकड़ा दिखाता है जो इन लोगों को कांग के पास से मिला था। तभी माइकल उसे देखकर कहता है कि ये हैंडराइटिंग तो लुइस की है और मैंने उसे ये डायरी लिखते देखा था। ये सुनकर हारू पूछता है कि आखिर तुम इतना श्योर होकर कैसे बोल सकते हो कि ये उसी की डायरी का कागज है? तो माइकल कहता है क्योंकि वो उस डायरी को हमेशा अपनी जेब में रखता था। अब ठीक इसी मोमेंट पर हम मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि कांग की फोटो देख रहे होते हैं, और तभी हमें मिस्टर हान का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां कांग मिस्टर हान से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन हान उसे पैसों के लिए साफ मना कर देता है। पर तभी कांग उसे किम नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर मिस्टर हान पता नहीं क्यों लेकिन बहुत डर जाता है। अब इस तरह आखिर में वो उसे पैसे देने को राजी हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे कभी किम नाम से मत पुकारना। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां मिस्टर हान के ऑफिस में सूजी आती है, यानी कांग की हालिया वाइफ। हम देखते हैं कि मिस्टर हान उसे पैसे देता है ताकि वो अपना लोन चुका सके। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हारा पति कांग मेरा भाई जैसा था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। साथ ही मिस्टर हान सूजी की उम्र देखकर उसे बड़े भाई की तरह सलाह देता है कि वो दोबारा किसी से शादी कर ले, क्योंकि अकेले जिंदगी बिताना काफी कठिन होता है। अब अगले सीन में हारू और माइलो कार में होते हैं, जहां माइलो हारू को बताता है कि सामने लुइस की माँ का घर है, हम उन्हीं से पूछताछ करने आए हैं। अब आसपास की जगह देखकर हारू बाहर निकलता है और तभी उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त इसी लोकेशन पर रहता था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब हारू अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है, तभी वो स्कूल के कुछ बुलीज के साथ लुइस को देखता है। अब इसी बीच हारू का दोस्त मार्कस लुइस को गर्दन से दबोचकर उसके पास लेकर आता है, जिसके थोड़ी देर बाद हम लुइस को हारू के घर के बाहर देख पाते हैं। अब मूवी प्रेजेंट में लौटती है, जहां हारू पहली बार लुइस की फोटो देखता है और तभी उसे समझ में आता है कि जेल में जिस लुइस ने खुद को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही पुराना दोस्त था। इसके बाद हारू और माइलो मिस मैरी के घर में होते हैं। फिर मैरी उन्हें लुइस के सभी सामान दिखाती है, लेकिन इन दोनों को उस सामान में कोई डायरी नहीं मिलती और ऊपर से लुइस की माँ को भी उस डायरी के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर इनके जाते वक्त मैरी हारू से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि अगर वो डायरी तुम्हें मिले तो उसमें क्या लिखा है वो मुझे जरूर बताना। तो हारू कहता है कि अगर मुझे लुइस से जुड़ा कुछ मिला तो आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद बाहर आकर माइलो हारू से कहता है
कि माइकल को लुइस की डायरी के बारे में पता था और कांग की बॉडी से मिला एनिमल एनेस्थीसिया भी शक पैदा करता है, इसलिए माइकल भी कांग का किलर हो सकता है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब ठीक उसी वक्त मिस्टर हान हमें लुइस की डायरी अपने हाथ में लिए दिखता है, जो उसे जला देता है। फिर अगले दिन इन्वेस्टिगेशन रूम में हारू सूजी से मिलता है, जहां सूजी उसे बताती है कि कुछ दिन पहले हान ने उसे बहुत सारा पैसा दिया था। लेकिन हारू को ये सब बहुत अजीब लगता है कि आखिर कोई बिना फायदे के इतना पैसा क्यों देगा। इसलिए अब पुलिस की टीम हान के घर की जांच करने जाती है और वहां उन्हें जली हुई डायरी का एक टुकड़ा मिलता है, जिसके बाद हान को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन रूम में हारू हान से कहता है कि तुम्हारे घर से एक जली हुई डायरी का पन्ना मिला है जिसमें लुइस की हैंडराइटिंग है। साथ ही हमें कांग की बॉडी से भी वही पन्ना मिला था, यानी तुम ही कांग के किलर हो। हारू आगे कहता है, कांग के पास लुइस की डायरी थी और वो तुम्हें लुइस के मर्डर के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए तुमने उसे मार दिया, जबकि जेल में तुम्हारे कारण ही लुइस ने खुद की जान ली थी। ये सुनकर हान कहता है, ये सब गलत है। वो डायरी तो मेरे पास थी, कांग के पास नहीं। और वैसे भी वहाँ के जेलर ने मुझे वो डायरी दी थी, लेकिन इसका कारण क्या था वो मुझे नहीं पता। फिर अगले सीन में हारू 10 साल पुराने विजिटिंग रजिस्टर चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि हान अपनी सर्विस खत्म करने के बाद भी कांग और सैम नाम के बंदे से जेल में मिलने आता था और उसी दौरान लुइस की मौत हुई थी। फिर आगे रास्ते में हारू मिस मैरी को चर्च से निकलते हुए देखता है, जिसके बाद वो उनके पास अकेले में बात करने जाता है। अब मैरी उसे बताती है कि लुइस की मौत के बाद मैं कई बार जेल गई ताकि उसकी मौत का असली कारण पता चल सके, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। अब ये सुनकर हारू कहता है कि लुइस की जो डायरी थी जो हमें क्लू दे सकती थी, वो भी हाल ही में किसी ने जला दी। ये सुनकर मैरी कुछ याद करते हुए कहती है कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले लुइस स्कूल में बहुत मायूस रहता था। पता नहीं कोई उसे परेशान करता था या कोई और बात थी, लेकिन एक बार उसने अपने कमरे में खुद को लॉक कर लिया था। वो बताती है कि फिर उसके अगले दिन मार्कस ने बताया कि स्कूल में लुइस के गे होने की बात फैल गई है और इसीलिए वो डिप्रेशन में था। तो फिर मैंने उस पर ध्यान दिया, जिसके बाद वो काफी हद तक ठीक भी हो गया। लेकिन जेल में ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से परेशान हो गया और उसने अपनी जान ले ली, ये आज तक नहीं पता चला। हाँ, हालांकि मरने से एक दिन पहले उसने मुझे जेल से कॉल किया था, लेकिन मैं उस दिन बिजी थी, इसीलिए उससे बात नहीं कर पाई और फिर अगले ही दिन मुझे उसकी मौत की खबर मिली। अब मैरी की बात के बीच में ही हारू को डिपार्टमेंट से कॉल आता है, जिसके बाद वो फौरन ऑफिस पहुंचता है। अब वहां पर कांग की मेडिकल डिटेल्स से उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में हान के बाल और एक जली हुई सिगरेट मिली थी, जो शायद कांग ने भी पी होगी। फिर माइलो वहां आकर उसे बताता है कि पुलिस को हाल ही में एक पुराने मर्डर केस का पता चला है, जिसमें जॉर्ज नाम के आदमी जो कांग की सर्विस के दौरान जेल में था, उसके मुंह पर किलर ने स्टेपलर लगाए थे। साथ ही जॉर्ज की बॉडी में भी हान के बाल, कांग की सिगरेट और लुइस की हैंडराइटिंग वाली डायरी का फटा हुआ पन्ना था और ये केस भी सुलझ नहीं पाया था। लेकिन इस बीच वो शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जॉर्ज के मर्डर के दौरान हान डिटेंशन सेंटर में था और उसकी अलीबाई भी उसके पास है। ये सुनकर हारू सीट पर बैठ जाता है और कहानी 16 साल पीछे चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हारू और लुइस स्कूल में साथ पढ़ते थे। फिर एक दिन लुइस मेस में खाना खा रहा होता है और तभी मार्कस फुटबॉल उसके खाने पर फेंक देता है, लेकिन लुइस उससे कुछ नहीं कहता, उल्टा चुप रहते हुए थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंसने लगता है। लेकिन हारू मार्कस को डांटता है और लुइस को खुद खड़ा होने को कहता है कि ऐसी हालत में हंसना नहीं होता, बल्कि खड़े होकर विरोध करना होता है। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है, जो कि बहुत गहरी होती है। और इसी बीच लुइस हारू को डिटेक्टिव बनने के लिए मोटिवेट करता है। प्रेजेंट में पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग में रिपोर्ट से पता चलता है कि जॉर्ज की बॉडी में भी एनिमल एनेस्थीसिया पाया गया था। साथ ही कांग और जॉर्ज को एक जैसे तरीके से मारा गया था, लेकिन दोनों की मौत में थोड़ा फर्क था। एक तरफ जॉर्ज का मुंह सिला गया था, जबकि कांग की बॉडी में फिजिकल हैरासमेंट जैसे निशान थे। दोनों की बॉडी में लुइस की हैंडराइटिंग वाला कागज मिला, लेकिन अजीब बात यह है कि बॉडी से मिले पन्नों का मटेरियल और हान के घर में मिली जली डायरी का मटेरियल एक दूसरे से अलग है, जबकि राइटिंग एक जैसी है। तो ये सुनकर हारू कहता है शायद दोनों केस का किलर अलग हो और दूसरा किलर पहले की नकल कर रहा हो। तभी एक ऑफिसर कहता है कि ये भी हो सकता है कि ये मर्डरर हान को फंसाने के लिए ये सब कर रहा हो। फिर अगले सीन में हान पुलिस कस्टडी से बाहर निकलता हुआ दिखता है और फिर मूवी वापस से 10 साल पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि उस वक्त जेल में हान की सर्विस खत्म होने वाली होती है और कांग उसका बैग पैक कर रहा होता है, लेकिन तभी हान माइकल और लुइस को हंसता देखता है। इसके थोड़ी देर बाद कांग के लोग माइकल लुइस को पकड़कर उन्हें चूमने को कहते हैं। लुइस इस सब से थक चुका होता है
और आज वो समझ जाता है कि हान के कहने पर ही कांग उसे बुली करता है। इसलिए अब गुस्से में लुइस सीधा हान पर ही हमला कर देता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब हान काफी गुस्से में होता है, लेकिन कुछ नहीं करता। फिर अगले दिन हान जेल से निकलता है। कुछ दिन के बाद सुबह 5 बजे लुइस कैदियों की एंट्री के लिए बाहर जाता है और कांग उसके पीछे जाता है। अब मार्कस दोनों को जाता हुआ देखता है, लेकिन सुबह होने के कारण वो सो जाता है। पर जब उसकी नींद खुलती है तो वो लुइस को बिस्तर पर रोते और कांग को हंसते हुए देखता है। और इसके बाद अगले ही दिन लुइस खुद की जान ले लेता है। इसके बाद जब मार्कस लुइस का सामान हटा रहा होता है, तभी वहाँ के जेलर को उसकी डायरी मिलती है, जो वो जेलर अपने पास रख लेता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि माइकल हारू और माइलो को ये सारी बातें बता रहा होता है। अब माइलो को शक होता है कि माइकल और लुइस रिलेशनशिप में थे और लुइस का बदला लेने के लिए माइकल ने कांग को मारा था। लेकिन माइकल उससे कहता है कि लुइस गे नहीं था, बल्कि हमारी दोस्ती नॉर्मल थी। तभी हमें हारू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें लुइस उसे प्रपोज करता है। हालांकि हारू को लुइस से घिन आती है और वो उसके सिर पर अंडा फोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हारू लुइस को इग्नोर करने लगता है, लेकिन हारू उससे दोस्ती तोड़कर दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हारू और माइलो कार में पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं। अब माइलो उससे कहता है कि हान के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उस पर शक करना बेकार है। तो ये सुनकर हारू गुस्से में कार से उतरकर चला जाता है। उधर माइलो फार्मास्यूटिकल्स और डिलीवरी पार्टनर्स से पूछताछ करता है, ताकि उसे पता चल सके कि हाल में कितने लोगों ने एनिमल एनेस्थीसिया को ऑर्डर किया था। लेकिन यहाँ पर भी उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर हारू जेल में जांच के लिए जाता है और सैम से मिलता है। सैम असल में वही दूसरा शख्स है जिससे हान अक्सर जेल से निकलने के बाद भी मिलता था। हालांकि सैम एक कैदी था, ना कि ऑफिसर, इसलिए हान का उससे मिलना एक अजीब बात थी। इसी बीच हम देखते हैं कि माइलो को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि कांग के मर्डर वाले दिन माइकल जल्दी घर गया था और उसकी कार मर्डर सीन के आसपास देखी गई थी। फिर माइलो माइकल को एक फुटेज दिखाता है और कन्फ्रंट करता है, लेकिन माइकल इसे संयोग कहकर उसे जाने के लिए कह देता है। उधर जेल में हारू सैम को लुइस और हान की फोटो दिखाता है और पूछता है कि जेल में लुइस के साथ क्या हुआ था। तो पहले तो सैम लुइस को जानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब हारू कहता है कि हमें लुइस की डायरी मिली है जो जेल में लिखी गई थी, इसलिए अगर उसमें तुम्हारे खिलाफ कुछ मिला तो तुम्हें दोबारा जेल हो जाएगी और सजा दुगनी होगी, तो डरकर सैम अपना मुंह खोलने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद मूवी सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सैम कई कैदियों के साथ सुबह जेल में आता है, वही दिन जब लुइस सुबह 5 बजे कैदियों की एंट्री के लिए निकला था। और इसी एंट्री के दौरान सैम और उसका साथी जॉर्ज लुइस से बाथरूम का रास्ता पूछते हैं। इसके बाद जब लुइस उन्हें वहां ले जाता है तो बाथरूम में सैम का साथी जॉर्ज गेट बंद करके बाहर चला जाता है। इसके बाद सैम लुइस को पकड़कर उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट करता है, जबकि कांग बाहर खड़ा ये सब देखता रहता है। इसके बाद प्रेजेंट में हारू मार्कस के बार में आता है, क्योंकि इस वक्त वो लुइस के जेल हादसे से बहुत दुखी था। अब वो मार्कस को बताता है, मैं हमारे क्लासमेट लुइस से जुड़े केस पर जांच कर रहा हूँ। तभी लुइस का नाम सुनकर मार्कस को कुछ याद आता है और वो हारू को इस बारे में बताने लगता है। जिसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किम मार्कस और उसकी टीम लुइस के घर पार्टी करने आते हैं। असल में किम भी मार्कस की टीम से बुली होने वाला एक बच्चा था। अब किम अकेले में कहता है कि लुइस एक गे है और उसने हारू को प्रपोज किया था, लेकिन इसके बाद हारू ने मना करके अपना स्कूल ही चेंज कर लिया। तो ये सुनकर मार्कस बहुत हंसता है और किम को एक प्लान बताता है लुइस को और परेशान करने का। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में किम और लुइस अकेले होते हैं। तभी किम कहता है, मार्कस ने मुझे डेयर दिया है, इसलिए अगर तुम हेनरी को किस करोगे तो वो हमें बुली करना छोड़ देगा। ये सुनकर लुइस मना करता है, लेकिन तभी हेनरी क्लास में आ जाता है। फिर किम के दबाव में लुइस हेनरी को किस कर देता है और इसी बीच मार्कस का ग्रुप इसकी वीडियो बना लेता है। इस वीडियो में अब हेनरी और लुइस को बार बार बुली किया जाता है, जिस वजह से तंग आकर हेनरी खुद की जान ले लेता है, जबकि लुइस खुद को घर में बंद कर लेता है। उधर हेनरी के फ्यूनरल में मार्कस और किम मिस मैरी से मिलते हैं। अब यहाँ उनसे किम झूठ बोल देता है कि हेनरी और लुइस एक दूसरे को डेट कर रहे थे और ये बात स्कूल में फैल गई थी, जिससे हेनरी ने शर्म से अपनी जान दे दी। अब प्रेजेंट में मार्कस कहता है कि उस दिन के बाद से किम बहुत ही दबंग हो गया था और लोगों को और बुली करने लगा था, इसलिए हमने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वो उसे किम का पूरा नाम बताता है कि हान सो किम, यानी वही मिस्टर हान। अब मार्कस की बात सुनकर हारू फौरन गुस्से में हान के घर जाता है और उसे बहुत पीटता है,
लेकिन फिर हान के बॉडीगार्ड्स हारू को पकड़ लेते हैं, पर हान सबको बाहर जाने को कहता है। फिर हान हारू से कहता है कि मैंने बस लुइस को बुली किया था, पर उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस पर हारू कहता है कि तुम और कांग एक ही नाव में थे, इसलिए अब मैं सबूत जमा करके तुम्हें जेल भेजूंगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें हारू पुलिस स्टेशन में ही सोता हुआ दिखता है। इसी बीच उसे लुइस का सपना आता है, जिसमें वो लुइस का हाथ पकड़े होता है, लेकिन अगले ही पल वो एक बोरी पकड़े हुए दिखता है, जबकि लुइस ने खुद को मार लिया होता है। अब इस भयानक सपने से हारू की नींद खुल जाती है। वहीं दूसरी ओर माइकल अपनी और लुइस की फोटो देख रहा होता है, जबकि उधर सैम को जेल से रिहाई मिल जाती है। फिर अगले दिन हारू पुलिस स्टेशन के बाथरूम में होता है और तभी वो एक क्लीनिंग स्टाफ को स्टूल पर चढ़कर मिरर साफ करते देखता है। ये देखकर हारू को एहसास होता है कि मर्डर किसी 6 फीट के इंसान ने नहीं, बल्कि स्टूल का इस्तेमाल करके कांग को मारा गया था। इसके बाद वो बाथरूम से निकलकर जल्दी से इन्वेस्टिगेशन बोर्ड देखता है, जहां जॉर्ज, कांग, लुइस और हान की फोटो लगी होती है। इसके बाद हारू तुरंत बाहर निकलता है और माइलो उसके पीछे जाता है। अब हारू माइलो से कहता है कि मुझे सैम से कुछ पूछताछ करनी है, वो जेल से निकलकर घर गया होगा। फिर अगले सीन में वो दोनों सैम के घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक किलर ने सैम को पहले से ही मार दिया होता है। इसके बाद माइलो रेडियो से पुलिस को सूचित करके कार की ओर जाता है और माइलो के जाते ही हारू देखता है कि सैम को भी हथौड़े से मारा गया था और उसके मुंह में भी लुइस की हैंडराइटिंग वाली एक पर्ची थी। इसके बाद हारू की नजर डस्टबिन पर पड़ती है, जहां उसे एक रिंग मिलती है। तभी हारू को याद आता है कि ये रिंग उसने सूजी यानी कांग की पत्नी के हाथ में देखी थी, लेकिन इसका आकार थोड़ा बड़ा था, यानी ये कांग की रिंग थी। फिर हारू माइलो को बताता है, हमें जॉर्ज की बॉडी में कांग और हान का डीएनए मिला था, साथ ही कांग की बॉडी में कांग और हान का डीएनए था, लेकिन सैम की बॉडी के पास कांग की रिंग मिली, यानी वो मर्डरर जॉर्ज कांग, सैम और हान से बदला लेना चाहता है। इसका मतलब अब हान की जान खतरे में है। उधर हम हान की पत्नी नैन्सी को देखते हैं, जो मिस मैरी को घर में हाउस हेल्प के लिए रख लेती है। असल में नैन्सी को अपनी माँ के घर जाना था, इसलिए उसने मिस मैरी को बुलाया था। इसके बाद हारू हान के घर की तरफ निकल जाता है और तभी वो बीच रास्ते में हान को कॉल करके कहता है कि उस किलर के अगले विक्टिम तुम हो, इसलिए अपना ख्याल रखो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हान ये सुनकर हारू का मजाक उड़ाने लगता है और तभी किलर हान को एनेस्थीसिया से बेहोश कर देता है। और दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि लुइस की माँ मिस मैरी होती है। इसके बाद फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि लुइस की मौत के बाद मैरी जेल गई थी, जहां कांग और सैम की बातों से अंदाजा हो गया था कि लुइस को जेल में बुली किया जा रहा था। इसीलिए वो और जानकारी जुटाने के लिए माइकल से मुलाकात करने गई, जहां माइकल ने उसे सब कुछ बताया, जिसमें ये भी शामिल था कि जेलर ने लुइस की डायरी हान को दी थी, क्योंकि उसमें हान के अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ था। उसने बताया कि डायरी जेल की बदनामी का कारण बन सकती थी, इसलिए बाद में जेलर ने वो डायरी हान को ही दे दी। इसके बाद मैरी जानबूझकर हान के घर में काम करने लगी और वहां उसे आखिरकार लुइस की डायरी मिल ही गई। फिर उसे पढ़कर मैरी को पता चला कि जेल में सैम, जॉर्ज और कांग ने मिलकर लुइस का शोषण किया था और उसके पीछे हान का हाथ था। इसके बाद मैरी ने डायरी की फोटो अपने फोन में क्लिक कर ली और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मैरी लुइस की डायरी के प्रिंट आउट से उसकी हैंडराइटिंग ट्रेस कर रही होती है। उधर हारू हान के घर की ओर बढ़ता है, जबकि हान के घर में मैरी ने हान को बांध कर रखा होता है और उसके बाद वो हान के मुंह में पर्ची डालकर टेप चिपका देती है और उसे नीचे फेंक देती है। अब हान की गर्दन में रस्सी बंधी होती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद हारू वहां पहुंचता है, लेकिन उसे सिर्फ हान की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद निराश होकर वो वापस चला जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें लुइस अपनी डायरी में जेल में हुए टॉर्चर के बारे में लिखता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद प्रेजेंट में मैरी उन पन्नों को दोबारा पढ़ती है, जहां लुइस के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसे स्कूल और जेल दोनों जगह बुली किया गया था, जिससे उसने खुद की जान ले ली। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आज ही के दिन लुइस ने खुद को मारा था। उधर हम देखते हैं कि कार में बैठा हारू अपनी गलती का पछतावा कर रहा होता है और तभी हान के घर माइलो को हान की जेब से हारू का कार्ड मिलता है, यानी हारू मैरी का अगला टारगेट था। इसके बाद मिस मैरी के घर में खुद हारू पहुंच जाता है, जहां वो अपनी गलती कबूल करने आया था। असल में हारू ने ही स्कूल में लुइस के गे होने की बात फैलाई थी, इसलिए अब वो मैरी के सामने लुइस की फोटो से माफी मांगता है। इसके बाद मैरी खुद हारू को एनेस्थीसिया देते हुए कहती है कि तुम इसे खुद लगा लो, ताकि मैं तुम्हें लुइस के पास भेज सकूं, जहां तुम उससे खुद माफी मांग लोगे। यहाँ हारू की हालत से हमें पता चलता है
कि उसने अपनी जीने की इच्छा त्याग दी थी, इसीलिए वो एनेस्थीसिया लगाने को तैयार हो जाता है। लेकिन आखिर में मैरी उसे वो नहीं दे पाती, क्योंकि उसे पता था कि हारू ने वो सब अनजाने में किया था। इसके बाद मैरी हारू से अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मैंने ही कांग, जॉर्ज, सैम और हान को मारा है और अब तुम मेरा आखिरी शिकार थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता था। इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, पर फिर मैरी खिड़की से कूदकर खुद की जान ले लेती है। हालांकि हारू उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। कुछ समय के बाद हारू माइलो के साथ मिस मैरी और लुइस की कब्र पर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? इसका जवाब जानने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। वहीं जो लोग कोरियाई ड्रामा के फैंस हैं, वो मेरे आई एक्सप्लेन कोरियन ड्रामा चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।